नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी का स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और लॉन्गिक ऑफिसर की जो भर्ती जारी की गई हैं, उस परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो है क्या चीज़ें जो है कैंडिडेट्स को फॉर्म भरते समय ध्यान में रखनी है और इस परीक्षा के जो विभिन्न पहलू हैं, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का पैटर्न कैसा रहता है। साथ ही एकलव्य आईएएस एकेडमी में इस परीक्षा के लिए कक्षाओं का जो संचालन हम आरंभ कर रहे हैं, इन तमाम विषयों पर जो है हम बात करेंगे। पहले जो विज्ञप्ति जारी हुई है 30 जनवरी 2025 को, और इसके जो फॉर्म ऑनलाइन जो है 30 जनवरी से भरे जाने आरंभ हो गए हैं। ये कब तक रहेंगे, इसके साथ साथ में फिजिकल जो टेस्ट इसके अंदर है उसका क्या पैरामीटर है, साथ में जो है जो मेंस होना है उसके लिए विषयों का कॉम्बिनेशन क्या ध्यान में रखना है, और इसके साथ साथ जो इससे पहले इसी तरह की परीक्षा 2021 में हुई थी, 2019 में हुई थी, उसमें जो कट ऑफ था वो क्या क्या था, ताकि कैंडिडेट्स अपनी तैयारी पहले दिन से ही उस प्लानिंग के साथ में आरंभ कर सकें और साथ ही फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती न हो, उससे संबंधित पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नई विज्ञप्ति ये जो 2025 में जारी की है, इसमें 3 तरह की पोस्टें जो है कैंडिडेट्स के लिए हैं। पहला तो इसमें असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑफिसर हो जाएगा, एसीएफ। दूसरा जो पद है इस परीक्षा में वो है लैंगिक ऑफिसर। ये लैंगिक ऑफिसर क्या है ये जो एसीएफ होता है, ये डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा पद है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से जो आता है, आईएफएस के द्वारा आता है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा पद होता है ये एसीएफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरा महत्वपूर्ण पद है वन विभाग के अंतर्गत। इसके अलावा जो है इसमें जो लैंगिक ऑफिसर है ये क्या है, ये इससे नीचे का पद हम कह सकते हैं। इसको जो है उत्कृष्ठान अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। और जंगल में जो तमाम प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उनका आंकलन होता है, उनका प्रबंधन होता है, उनकी जानकारी होती है, उस तरह के कार्यों से संबंधित होता है। हालांकि कार्य वही है, परंतु जो पावर है और उसके साथ साथ में जो दायरा है, कार्य क्षेत्र का दायरा, उसमें जो है अंतर है। तो ये लैंगिक ऑफिसर है उसी प्रकार का। और तीसरा जो पद है इसमें यह है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। तो 3 पद जो है इस परीक्षा के लिए निकाले गए हैं। तीनों के लिए परीक्षा एक ही होनी है और इसमें जो है कैंडिडेट की प्रेफरेंस और उसके जो स्कोर हैं उसके माध्यम से जो है अंतिम निर्धारण होगा। स्वाभाविक है कि सभी लोग जो है एसीएफ पद के लिए जो है चाहेंगे, बट अगर वहाँ नहीं होता है तो ये जो है 2 पद इसके अंदर और हैं। अब इसमें जो ऑनलाइन आवेदन होना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिलअप की जानी है, ये 30 जनवरी से ही आरंभ हो गया है। और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, जैसे सभी लोगों को पता भी होगा, 19 फरवरी 2025 तक ये लास्ट डेट है। तो ये ड्यूरेशन है जिसके बीच में जो है तमाम कैंडिडेट्स अपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद
अगर किसी ने गलती से कोई आंकड़ा अपने फॉर्म में दिया है या उसमें परिवर्तन करना चाहता है, संशोधन करना चाहता है, तो आयोग ने वो भी ऑप्शन दिया है। और वो जो करेक्शन का टाइम आयोग ने दिया है ये 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है 19 फरवरी को लास्ट डेट होगी, उसके बाद जो है इसमें 5-6 दिन का एक गैप है, फिर विंडो खुलेगी और 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच में तमाम कैंडिडेट्स अगर किसी तरह का डेटा करेक्शन करना चाहते हैं तो वो अपने फॉर्म में कर सकते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसके साथ में किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट कैंडिडेट्स को अपलोड नहीं करना है। इसमें जो वैसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट डॉक्यूमेंट्स है, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएगा। जैसे इस बार यूपीएससी ने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रीलिम्स में ही मांग लिए हैं, यहाँ पर अभी वो प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ है। तो ये तो जो है ऑनलाइन फॉर्म का टाइम हो गया। इसके साथ में कैंडिडेट्स अपना अपना जो कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर रहे होंगे उनको ये ध्यान रखना है कि उनका जो वो क्लेम डॉक्यूमेंट है उसका जो टाइम है, वैलिड टाइम हो, सही उसमें रहे। जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर कई सारे कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, दूसरा जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कई कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। इन कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि इनका जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होगा वो उसकी जो वैधता का लास्ट ड्यू तक रहना चाहिए, 19 फरवरी तक उसकी वैधता होनी चाहिए। चाहे उसके बाद वो एक्सपायर हो रहा हो, उसके बाद जो है वो वैलिड ही रहेगा, परंतु 19 फरवरी तक उसकी वैधता बनी रहनी चाहिए जो कमीशन के डायरेक्शन के हिसाब से, और तभी जाके वो डॉक्यूमेंट बाद में उनके लिए वैलिड रूप में जो इस्तेमाल होता रहेगा। अगर उससे पहले एक्सपायर हो जाता है तो बाद में जो है दिक्कत रहेगी। ये जो परीक्षा होनी है, ये परीक्षा मूल रूप से 4 फेज हैं इसके। वैसे जैसे हम देखते हैं कि पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, बट इसमें फिजिकल टेस्ट भी है एक। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 चरण में है, 4 चरण, इसमें किसी भी डिस्क्वालीफाई होने पर बाहर हो जाएगा। तो पहला जो फेज है इसका प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और ये जो है 150 मार्क्स का जो है पेपर रहेगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। इसको क्वालिफाई करने के बाद जो है कैंडिडेट्स दूसरे फेज में जाएंगे, मेंस। और मेंस में जो है कैंडिडेट्स को कुल मिलाकर के जो है अलग अलग पेपर देने होंगे। जैसे उसमें एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, एक उसमें जीके का पेपर होगा, और 2 उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। तो इस प्रकार से कुल मिला के 5 पेपर जो है मेंस में कैंडिडेट्स को देने हैं, और इसका टोटल स्कोर बनेगा 700। अगला जो फेज है इसके अंदर तीसरा स्टेज है वह है फिजिकल एग्जाम्स। इसमें शारीरिक परीक्षा जो है इन कैंडिडेट्स को देनी होगी, तमाम कैंडिडेट्स को, और ये क्वालिफाइंग यानी उसमें जैसे रेस रखी गई है, दौड़ रेस भी नहीं हम बोल सकते हैं, वॉक, चलना, वो भी अभी बताते हैं कि कितना जो है चलना होगा कैंडिडेट्स को। साथ में उसमें जो है कैंडिडेट्स की जो लंबाई है वो देखी जाएगी, और चेस्ट ये भी देखी जाएगी। तो ये भी पास करने जरूरी हैं। तो ये तीसरा फेज है इस परीक्षा का। और चौथा फेज है इसमें इंटरव्यू, साक्षात्कार, जो 75 मार्क्स का होना है। तो कुल मिला के 150 मार्क्स का प्रीलिम्स हो गया, उसको क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद जो है मेंस आ जाएगा, मेंस 700 मार्क्स का होगा। उसके बाद इंटरव्यू आ जाएगा, ये 75 मार्क्स का होगा। और इसके बीच में जो है फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसको पास करना आवश्यक है। और अगर पास नहीं होते हैं तो अगले फेज यानी इंटरव्यू में नहीं जा सकता कैंडिडेट। तो ये इसके चरण हो जाएंगे। प्रत्येक कैंडिडेट्स को अपनी लंबाई
और अपने तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करने के साथ, ताकि ये ना हो कि बाद में वो डिस्क्वालीफाई कैटेगरी में आ जाए। अब इस परीक्षा में जो है सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर हैं, और इस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो है 2 सब्जेक्ट कैंडिडेट्स को लेने होंगे। और एक खास बात और है कि इस परीक्षा को जो है साइंस स्ट्रीम के ही कैंडिडेट्स भर सकते हैं, या तो साइंस वाले भर सकते हैं, या फिर किसी ने इंजीनियरिंग किया है वो भर सकते हैं। तो साइंस के ही विषय उनके पास होने चाहिए। तो इसमें मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें 2 विषय लेने हैं कैंडिडेट्स को, और ये दोनों वैकल्पिक हैं, चॉइस है उनकी कि किस विषय को जो है लेना चाहते हैं। और जैसे हम जो है यूपीएससी में देखते हैं कि जो ऑप्शनल विषय के पेपर होते हैं उसमें स्केलिंग के द्वारा मार्किंग होती है, स्केल पर जो है नंबर बनते हैं। तो अलग अलग उसमें नंबर ऑफ द पोस्ट, भरने वाले कैंडिडेट्स की संख्या, कितने बच्चों ने कौन सा विषय चूज किया है, ऐसे कई सारे पहलुओं को करके फिर जो है स्केलिंग तैयार होती है। तो उसमें कैंडिडेट्स को कई बार सोचना पड़ता है कि मैं कौन सा विषय लेता हूँ। यहाँ पर ये समस्या नहीं रहेगी और कैंडिडेट्स किसी भी विषय को बड़े आराम से ले सकते हैं। जितने उसके नंबर उस विषय में आएंगे सीधा वो जुड़ेंगे उसके अंदर, जबकि स्केलिंग में ऐसा नहीं हो पाता है, वो नंबर ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर स्केलिंग नहीं होगी, ये आयोग ने इसमें कहा है। तो इसलिए ये सोचने वाला विषय नहीं है कि मैं जो है फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट को लूँ, या एग्रीकल्चर को लूँ, या इन्वायरमेंटल साइंस को लूँ, या फिर मैथ्स में ज़्यादा नंबर आएंगे, फिजिक्स में कम नंबर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने आएंगे सीधे वो नंबर जुड़ जाएंगे। तो ये जो है मेंस परीक्षा में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कंडीशन है, 2 सब्जेक्ट इसके अंदर लेने होंगे। उसमें एक कॉम्बिनेशन का पार्ट भी है कि सेम सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते हैं, कोई कैंडिडेट्स एक ही ले सकता है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसमें वैकेंसी कितनी कितनी है, तो ये जो 3 तरह के पद इस परीक्षा में हैं, इसमें जो एसीएफ है, एसीएफ उत्तराखंड बनने के बाद अभी तक ये दूसरी बार ये पेपर हो रहा है। इससे पहले एक ही हुआ था 2019 में, उससे एफआरओ होते रहे हैं, परंतु एसीएफ का ये दूसरी बार पेपर है। तो एसीएफ यानी सहायक वन संरक्षक काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है ये। इसमें जो है 3 पद हैं ओनली, और ये तीनों जर्नल वाले हैं। इसका मतलब एसीएफ का कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं है, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जर्नल में ही काउंट होंगे। तो इसमें 3 पद हैं एसीएफ के। क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है, या तो साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट, या फिर जो है उसने जो है इंजीनियरिंग से किया हो और वहाँ पर भी उसके इसी तरह के सब्जेक्ट्स हों। दूसरा इसमें जो पोस्ट है वो है लैंगिक ऑफिसर, और इस लैंगिक ऑफिसर की जो टोटल पोस्ट है इसमें 12 है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशंस है वो भी साइंस ग्रेजुएट है, यानी बाकी स्ट्रीम के बच्चे जैसे आर्ट स्ट्रीम्स के हैं या कॉमर्स स्ट्रीम के हैं वो इसके अंदर नहीं आ सकेंगे। और तीसरा इसके अंदर है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, इसमें सबसे ज़्यादा पद हैं और 31 इसके अंदर जो है पोस्ट हैं। इसको भी जो है साइंस ग्रेजुएट भर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं। ये 3 तरह का इसमें पदों की संख्या है। अब इसमें जो है एसीएफ के जो 3 पद हैं, जैसे हम कह रहे थे कि ये अनरिजर्व्ड हैं, अनारक्षित हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पोस्ट एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप, किसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है इसके अंदर। जर्नल पद हैं, सब भर सकते हैं इसको, और सभी के सभी इसमें जर्नल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। तो ये इसके अंदर जो है एसीएफ की क्राइटेरिया है। और ये आप देख रहे हैं कि जो एसीएफ होते हैं ये किस तरह से जो है ड्रेस में रहते हैं और अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग के लिए जो है जाते हैं। दूसरा जो पद है इसमें लैंगिक ऑफिसर, इसके अंदर टोटल पोस्ट हैं 12, और इसमें जो जर्नल की पोस्ट है यानी जो अनरिजर्व्ड हैं वो हैं इसमें 7, और इस 7 में से 2 पोस्ट जो है उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जैसे उत्तराखंड की जो
महिलाएं हैं उनको 30% वर्टिकल रिजर्वेशन है। तो यानी प्रत्येक कैटेगरी के अंदर से महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होंगी। तो जर्नल में 7 हैं जिसमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, सिर्फ उत्तराखंड की महिला। दूसरा इसमें जो है शेड्यूल कास्ट में 3 पोस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, उसमें से 1 महिला के लिए रिजर्व है उत्तराखंड की। एसटी में कोई पोस्ट नहीं है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ओबीसी में 1 पद है, इसमें महिला के लिए कोई आरक्षण नहीं है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी 1 पद है, इसमें भी कोई उत्तराखंड वुमेन के लिए कोई कोटा नहीं है। इस तरह से ये जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का आप देख रहे हैं कि किस तरह का ड्रेस इनका होता है। ये ट्रेनिंग सेशन है। तीसरा इसमें जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है जिसमें सबसे ज़्यादा पद हैं और इसमें टोटल पदों की संख्या है 31, जिसमें से 20 पोस्ट तो जो है जर्नल वाली हैं यानी अनरिजर्व्ड हैं, किसी के लिए आरक्षित नहीं है। उसमें से जो है 6 तो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे इसके अंदर जर्नल कोटे से। दूसरा जो है शेड्यूल कास्ट, इसमें 7 पोस्ट हैं और उत्तराखंड की महिला के लिए 2 इसमें रिजर्व हैं। तीसरा इसमें जो है ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, उत्तराखंड महिला के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 3 पोस्ट हैं, इसमें भी उत्तराखंड महिला के लिए कोई पद नहीं है। और उसके अलावा जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए 1 पोस्ट है यहाँ पे, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 पद। और जो एक्स सर्विस मैन है, पूर्व सैनिक, उनके लिए भी 1 पद इसके अंदर है। तो ये जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का टोटल पोस्ट की कैलकुलेशन है। कैंडिडेट्स जब इन फॉर्म को भरते हैं तो कई तरह के गुणा भाग करना होता है कि मेरी प्लानिंग किस तरह से हो, स्ट्रैटेजी क्या हो, रिजल्ट लाने के लिए मुझे क्या चीज़ें सोचनी होंगी। प्रिपरेशन में भी हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें गौर करते हैं कि कहाँ संभावना ज़्यादा है, किस में जो है रिजल्ट्स बन सकते हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी कैंडिडेट्स को अपना करके सफलता मिल सकती है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। बाकी जो रिजर्वेशन है एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, फिजिकली हैंडिकैप्ड का, एक्स सर्विस में, ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए है। बाहर वाले लोग जो है सिर्फ जर्नल में आएंगे, रिजर्व कैटेगरी का फायदा बाहर वालों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो अब इसमें जो एग्जाम पैटर्न्स है उसमें क्या है, तो तीनों पदों के लिए, एसीएफ के लिए, लॉन्गिंग ऑफिसर के लिए और एफआरओ के लिए, तीनों के लिए परीक्षा एक ही है। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होगा वो जनरल स्टडी एंड जर्नल एप्टीट्यूड पर होगा। एमसीक्यू इसकी पैटर्न रहेंगे और टोटल क्वेश्चन आएंगे इस पूरे हिस्से से 150 मार्क्स भी होंगे इसमें 150। तो इस 150 क्वेश्चन में से ही बच्चों को सिलेक्शन के लिए अपना कट ऑफ तैयार करना है और सही मार्क्स के लिए 1 नंबर हो जाएगा। परंतु अगर गलत कर दिया है क्वेश्चन, अटेम्प्ट अगर करेंगे कैंडिडेट्स और गलत हो गया तो तब उसके लिए 1/4 मार्क्स कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 गलत क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने कर दिए हैं तो 1 राइट क्वेश्चन का मार्क्स चला जाएगा। इसलिए जो है गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है, ये यहाँ ध्यान रखना होता है। तो ये जो है प्रीलिम्स का पैटर्न है। अब इस प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने कितने आने हैं ये भी हम देख लेते हैं। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है 150 मार्क्स का, इसके अंदर जो 100 क्वेश्चन है पहले, वो 100 क्वेश्चन तो जनरल स्टडी से आएंगे। वो जनरल स्टडी से भी फिर 2 डिवीजन है, उसमें 50 क्वेश्चन तो जर्नल हो जाएंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, यहाँ से जो है क्वेश्चंस रहेंगे। और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से वो उत्तराखंड से आएंगे, क्योंकि जो है जो नया पैटर्न है उसमें 1/3 क्वेश्चन लगभग टोटल पेपर में से उत्तराखंड से संबंधित पूछे जाएंगे। उत्तराखंड का हिस्ट्री, उत्तराखंड का ज्योग्राफी, उत्तराखंड का पॉलिटी, उत्तराखंड का इकोनॉमिक्स, तमाम हिस्सों से कल्चर। तो ये जो है डिवीजन है, तो पढ़ने की प्रिपरेशन भी इसी हिसाब से करनी है। और इसके अलावा जो अनदर 50 क्वेश्चंस होंगे
ये मैथ्स और रीजनिंग से होंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैथ्स से आएंगे और कुछ क्वेश्चन उसमें रीजनिंग से होंगे। तो ये जो है इसका पैटर्न है। अगर हम पिछले लास्ट जो एफआरओ का पेपर हुआ था 2021 में प्रीलिम्स हुआ था, 2022 में मेंस हुआ था, और एकलव्य आईएएस एकेडमी से उस परीक्षा में जो है कैंडिडेट सफल भी हुए थे, अंतिम सफलता भी मिली थी, और कई सारे कैंडिडेट्स अभी एफआरओ बन चुके हैं। तो उस परीक्षा में 2021 में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हुआ था उसका जो कट ऑफ है वो आप देखिए 150 में से क्या क्या बन रखा है। जो अनरिजर्व्ड है इनका 89.25 ये मार्क्स इनको जिनको आया था उनका प्रीलिम सेलेक्ट हो गया था। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट वालों का 79.50, एसटी वालों का 73, ओबीसी वालों का 89.25, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 89.25, उत्तराखंड की जो फीमेल है महिला उनका 77.25। ये जो है 2021 में जो एफआरओ का पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ का हिसाब है। तो यहाँ से कैंडिडेट्स को प्लानिंग करने में आसानी होगी कि मुझे लगभग कितना स्कोर लाना है। तो आप ये मान लीजिए कि 150 में से लगभग 100 के आसपास का स्कोर पहले से ही प्लान करना होता है, और इतना अगर स्कोर आ रहा है तो प्रीलिम्स निकलने की संभावना बहुत अच्छी बन जाती है। हम इसी के हिसाब से हर हफ्ते कैंडिडेट्स का टेस्ट यहाँ पर करते हैं, पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को टारगेट्स करके उसके अंदर रहते हैं, और उसके बेसिस पर प्लानिंग कर सकते हैं कि स्कोर हमारा क्या बन रहा है। उसके अलावा जो एसीएफ हुआ था 2019 में, ये पहला एसीएफ हुआ है उत्तराखंड के अंदर, उससे पहले कभी एसीएफ का एग्जाम नहीं हुआ है। तो उसको आप देखिए 2019 में जो ये एसीएफ का पेपर हुआ था उसमें जो अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ गया था 96.50, और बाकी जो है अनरिजर्व ये उत्तराखंड महिला का 81.25, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 43.25 इनका काफ़ी नीचे रहता है। शेड्यूल कास्ट का 76.25, शेड्यूल कास्ट वुमेन का 62.75, यानी महिलाओं का जो कट ऑफ जाता है वो काफ़ी नीचे रहता है कैटेगरी में भी जर्नल में भी। तो उत्तराखंड में महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप एक बना रहता है। एसटी का 83.25, ओबीसी का 92.25 और ओबीसी वुमेन का 76.25। ये उत्तराखंड में 2019 में एसीएफ का कट ऑफ था, और इससे भी जो है एकलव्य के स्टूडेंट जो है इस परीक्षा में सेलेक्ट हुए थे, फाइनली रिजल्ट्स उन्होंने बनाए थे। अब इसके अंदर मेंस है। मेंस क्या है? तो फॉर्म भरने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ फॉर्म भर दें बाकी का पता ना हो। जितना ज़्यादा हमें पूरी परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ होंगी उतना अच्छा प्लानिंग, उतना अच्छी स्ट्रैटेजी जो है कैंडिडेट्स बना सकते हैं, और इसीलिए जो है इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो मुख्य परीक्षा में क्या होना है मेंस में? एक तो होगा जर्नल हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी, जिसमें सामान्य ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, और उसके अलावा उसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट भी रहेंगे। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होना है जर्नल हिंदी का। दूसरा होगा इसमें जर्नल इंग्लिश, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, 100 नंबर का ये भी होगा। इसमें भी जो है ग्रामर से जुड़े हुए चीज़ें कोई और कुछ वैसे आएंगे स्पेसिफिक। तीसरा है इसके अंदर जर्नल नॉलेज, और ये भी 100 मार्क्स का है। ये तीनों कंपलसरी पेपर हैं, यानी सबको ये तीनों पेपर देने ही देने हैं। तो 300 मार्क्स का तो कंपलसरी पेपर हो गया। इसमें एक चीज़ है कि ये जो जर्नल हिंदी है ये क्वालिफाई भी करनी पड़ेगी। अगर इसे क्वालिफाई नहीं किया तो मेंस बाकी पेपर चेक ही नहीं होंगे, तो वो भी हम इसमें बात कर रहे हैं। चौथा जो पेपर होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कैंडिडेट्स जो 2 सब्जेक्ट्स लेंगे उसमें से पहला, और इसके मार्क्स होंगे 200। और जो 5वां पेपर है वो सेकंड ऑप्शनल हो जाएगा, और इसके मार्क्स भी हैं 200। तो इस प्रकार से टोटल 5 पेपर होंगे मेंस में, और टोटल स्कोर हो जाएगा 700। और इसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद
कैंडिडेट्स जो है इंटरव्यू फिजिकल, पहले फिजिकल टेस्ट में जाएंगे, उसे क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद हो जाएगा इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू जो है 75 मार्क्स का रहेगा। तो ये तो टोटल इसका क्राइटेरिया है। अब इसमें जो टोटल 775 मार्क्स है, यहां से कैंडिडेट्स को सिलेक्शन लेना होता है। तो इसमें टोटल कितना स्कोर कर रहा है कैंडिडेट्स, उसी के हिसाब से उसे एसीएफ का पोस्ट या लैंगिक ऑफिसर का पोस्ट या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा। और ये प्लानिंग बिल्कुल शुरुआत से होनी चाहिए कि हमें इसमें से क्या चाहिए और कहाँ सिलेक्शन लेना है। इसके अलावा इसमें विषय का एक बहुत क्लियर कट हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशनों को बताया गया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको दो नहीं ले सकता है कैंडिडेट एक साथ, यानी इस कॉम्बिनेशन में से एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है कैंडिडेट, बाकी उसे कोई और सब्जेक्ट लेना होगा। जैसे जो है एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान है, इन तीनों सब्जेक्टों में से कैंडिडेट एक ही सब्जेक्ट ले सकता है, बाकी कोई दूसरा सब्जेक्ट कैंडिडेट को ऑप्ट करना होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है इसमें केमिस्ट्री और ये रसायन अभियांत्रिकी, इन दोनों में से भी एक ही सब्जेक्ट कैंडिडेट ले सकता है, दोनों एक कॉम्बिनेशन में नहीं ले सकता। जैसे दो सब्जेक्ट लेने कैंडिडेट को, इन दोनों में से एक ही ले सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस तो और कंप्यूटर अभियांत्रिकी, इन तीनों में से भी एक ही सब्जेक्ट कैंडिडेट चूज कर सकता है। अगर इसको ले लिया तो ये दोनों नहीं ले सकता है, फिर उसे बाकी कोई और दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा। और चौथा कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन दोनों में से भी एक ही सब्जेक्ट ले सकता है, एक ये ले लिया तो ये नहीं ले सकता है। और लास्ट कॉम्बिनेशन है मैथ्स और स्टैटिक्स, इन दोनों को भी एक साथ नहीं ले सकता है। अगर स्टैटिक्स लिया है तो मैथ्स नहीं लेगा, मैथ्स लिया तो ये कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स के जिनमें से एक ही चूज कर सकता है एक कॉम्बिनेशन के अंदर से, और दूसरा सब्जेक्ट फिर दूसरा उसे लेना होगा। तो ये भी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है। उसके अलावा जो मेंस एग्जाम है, मुख्य परीक्षा है, यहाँ पर एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जर्नल हिंदी का। तो जो जर्नल हिंदी का पेपर है वैसे तो 100 मार्क्स का है, बट इसके लिए क्राइटेरिया है कि इसे पास करना है, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई के लिए 35% मार्क्स लाने होंगे, यानी 100 में से 35 नंबर तो चाहिए। और जब ये 35 आ जाएंगे तो बाकी पेपर चेक हो जाएंगे। अगर ये 35 नहीं आए तो बाकी पेपर चेक ही नहीं होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि 35 ही लाने हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 35 मिनिमम तो चाहिए। इसके बाद जिसके जितने ऊपर आएंगे, जैसे किसी के 50 आ गए तो ऐड होता जाएगा टोटल स्कोर में। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें इसमें करनी है, मिनिमम भी लाना है और मैक्सिमम जितना ला सकते हैं, क्योंकि ये नंबर जुड़ेंगे। यूपीएससी की तरह नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी का पेपर क्वालिफाई करना है और ज़्यादा नंबर आए तो जुड़ेगा नहीं, यहाँ जुड़ना है उससे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कैंडिडेट्स को। फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, यानी जो शारीरिक दक्षता है इस पदों के लिए वो क्या है। तो कैंडिडेट्स को ये चीज़ें भी फॉर्म भरने से पहले ही क्लियर कट समझनी चाहिए, ताकि जो है ये ना हो कि मेहनत कर दी और बाद में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो क्या है इसमें जर्नल क्राइटेरिया कि जो पुरुष हैं, मेल हैं, उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जर्नल कैंडिडेट्स के लिए सभी के लिए एक ही जैसा है, ये 163 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, और चेस्ट होनी चाहिए उसकी 84, चेस्ट होनी चाहिए 84 जो है सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए उसकी, लंबाई होनी चाहिए इसकी 163 सेंटीमीटर। और 84 के बाद उसे फिर फुलाने के लिए बोला जाता है कि सांस लीजिए अंदर और फुलाइए, तो 5 सेंटीमीटर वो और फूलनी चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया कि इतनी फूलनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि अंदर कोई बीमारी नहीं है, फेफड़े ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। तो एक तो क्राइटेरिया
पुरुष के लिए हो गया। महिलाओं के लिए क्या है, 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट जो होनी चाहिए वो 79। और इसमें जो है फिर वही हवा लेने पर, सांस लेने पर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए। तो ये तो हो गया एक जनरल क्राइटेरिया जो सबके लिए है। परंतु इसमें जैसे कुछ ऐसे समूह हैं जिनकी ऊंचाई कम मानी जाती है, जैसे इसमें एसटी के कैंडिडेट्स होंगे, या फिर गोरखा हो गए, नेपाली हो गए, गढ़वाली हो गए, कुमाऊनी हो गए। इनको जो है पर्वतीय क्षेत्र का बोलते हैं, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र का एक सर्टिफिकेट मिलता है उत्तराखंड में। तो जिनके पास ये सर्टिफिकेट है उनकी लंबाई में उनको जो है कुछ रिलैक्सेशन है। तो इसमें पुरुषों की लंबाई कम हो जाती है 152 सेंटीमीटर, जबकि बाकी की 163 है। और महिलाओं की लंबाई और कम हो जाती है जो 145 सेंटीमीटर है, जबकि जर्नल में जो है 150 होती है। तो ये जो है हाइट में रिलैक्सेशन है। अगर कोई जो है एसटी, गोरखा या फिर नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, या फिर इसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी है, ये भूटानियों के लिए भी है, ये तमाम जो है ये रिलैक्सेशन है। तो ये फिजिकल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो लैंगिक ऑफिसर है उसके लिए एक और क्राइटेरिया बनाया गया है। तो ये क्या है, जो लैंगिक ऑफिसर और एफआरओ है दोनों के लिए, इन दोनों के लिए कहा गया कि उन्हें कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंड क्या हुआ, कलर ब्लाइंड ये होता है कि जो कैंडिडेट रेड और ग्रीन कलर के साथ में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ये एक जेनेटिक बीमारी होती है और वैसे तो कोई समस्या नहीं है, परंतु जंगल में जब कई सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन कलर में होती हैं तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए जिनको कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कैंडिडेट इस परीक्षा में नहीं लिए जाएंगे। लैंगिक ऑफिसर और एफआरओ में कलर ब्लाइंड वर्णांधता नहीं होनी चाहिए इनको। और साथ में उनका जो है जर्नल विजन, दृष्टि क्या होनी चाहिए। तो जैसे जो है जर्नल विजन क्या होता है, 6/6, यानी जिनकी आंख ठीक ठाक है, उसके अंदर जो है ±4D का उसमें दोष, यहाँ तक तो लिमिट है, उससे ज़्यादा दोष नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा दोष है तो तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एफआरओ और लैंगिक ऑफिसर में। तो ये भी जो है कैंडिडेट्स को फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है कि मैं इसके अंदर कोई समस्या तो नहीं है। अब इसमें जो है वॉकिंग है, पैदल चलना है, रेस तो नहीं बोलेंगे हम इसे, वॉक है, तेजी से चलना। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है, पैदल चाल है 4 घंटे की, पुरुषों के लिए है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरी उन्हें 4 घंटे में तय करनी है, और महिलाओं को जो है 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। ये फिजिकल एग्जाम है इनका। और जो एसीएफ वाला पद है उसके लिए जो है ये थोड़ा चेंज है। इसमें पुरुषों के लिए तो 25 ही किलोमीटर है, परंतु महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं में एसीएफ, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा अधिकारी है, वहाँ महिलाओं की जो रेस है वो 14 किलोमीटर है, और वही महिला जब आरओ, एफआरओ और लैंगिक ऑफिसर के लिए रेस लगाएगी तो तब 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक कैंडिडेट ने सब कुछ पास कर लिया और रेस में उसने, और वो एफआरओ के लिए भी एलिजिबल है, लैंगिक ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल है और एसीएफ के लिए भी, परंतु रेस उसने 14 किलोमीटर ही पूरी की, 16 नहीं की, तो तब एफआरओ के लिए एलिजिबल नहीं होगी। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर ध्यान देनी है। 4 घंटे का बहुत टाइम होता है, उतने में आराम से इतना डिस्टेंस कवर किया जा सकता है, ये भी इसके अंदर हिस्सा है। इसके अलावा जो है ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर जो है अप्लाई करते हैं, तो इसका जो वैलिड पार्ट है वो क्या है कि जब जारी हुआ होगा जिसने, क्योंकि 3 साल के लिए होता है वो, तो जब भी जारी हुआ होगा वो वहाँ से लेकर के 19 फरवरी तक उसे वैलिड में रहना चाहिए, लास्ट डेट तक। और उसके बाद चाहे वो एक्सपायर हो जाए, 20 फरवरी को एक्सपायर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है,
बट 19 फरवरी जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की, उस तारीख तक उसे वैलिड रहना होगा। और इस तरह से जो है ये ओबीसी का सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया। तो ये तमाम पहलू हैं जो उत्तराखंड में अभी आई हुई जो है एसीएफ लैंगिक ऑफिसर और एफआरओ के लिए है। एकलव्य आईएएस एकेडमी में इन परीक्षाओं के लिए जो है क्लासेस का संचालन आरंभ हो रहा है 3 फरवरी से, और 2021 में भी जो है, 2019 में भी, और उससे पीछे के तमाम परीक्षाओं में संस्थान से बहुत अच्छे परिणाम रहे थे। सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शंस हुए हैं, और हम इसके लिए एक विशेष रणनीति पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस परीक्षा के लिए तैयारी की जाए। शुरुआत से ही तीनों हिस्सों को टारगेट लेके चला जाए ताकि रिजल्ट्स उसमें अच्छे बने। तो तमाम लोग जो इसके लिए जो है इनरोल होना चाहते हैं संस्थान में, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, वो संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। और फॉर्म भरिए और अपनी सफलता के लिए अपना प्रयास आरंभ कीजिए। धन्यवाद।